क्या ये अजीब नहीं लगता कि 816 सीटों वाली हमारी जो नई लोकसभा बनेगी उसका पूरा ढांचा उस दौर के डेटा पर तय किया जा रहा है, जब मतलब इंस्टाग्राम बस लॉन्च ही हुआ था। हाँ बिल्कुल, हम सीधा 2011 की बात कर रहे हैं। राइट। तो आज 9 अप्रैल 2026 के असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के इस गहन विश्लेषण में हम कुछ ऐसे ही पेचीदा विषयों की परतें खोलने वाले हैं। जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का ये डीप डाइव बहुत खास है। एग्जैक्टली क्योंकि आज हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे बल्कि स्रोत में दिए गए उन अभ्यास प्रश्नों को यानी एमसीक्यूज को बारीकी से हल करेंगे जो अक्सर एग्जाम में फंसा देते हैं। बिल्कुल। और आज हमारे 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है भारतीय राजनीति में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव यानी महिला आरक्षण अधिनियम। दूसरा है चुनाव ड्यूटी और पर्यावरण के बीच का टकराव, जहां एनजीटी ने एक सख्त फैसला लिया है। और तीसरा है मीलों दूर मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध, जिसका सीधा असर हमारी जेब और आरबीआई की मौद्रिक नीति पर पड़ रहा है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं और सीधा संसद के अंदर चलते हैं। स्रोत के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, उसके एक ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी है। राइट, और इसके आंकड़े सच में बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, मतलब मौजूदा 543 लोकसभा सीटें बढ़कर सीधे 816 हो जाएंगी और उनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पेज है वो है इसकी टाइमलाइन। वही तो, जब मूल कानून पास हुआ था तो कहा गया था कि 2027 की जनगणना होगी, फिर परिसीमन मतलब डिलिमिटेशन होगा और तब जाकर 2034 में ये लागू होगा। राइट, लेकिन अब सरकार इसे 31 मार्च 2029 तक लागू करने की बात कर रही है, वो भी 2011 की जनगणना के आधार पर। तो यही मेरा सवाल है, 15 साल पुराने डेटा को आधार बनाने की जल्दबाजी क्यों? ये तो ऐसा है जैसे घर में नए लोगों को बुलाने से पहले आप पुरानी भूप्रिंट के आधार पर नए कमरे बना रहे हो। क्या ये तकनीकी रूप से गलत नहीं है? देखो, तकनीकी रूप से इस पर बहस हो सकती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के प्रशासनिक तंत्र को समझें तो ये पूरी तरह से व्यावहारिकता का मामला है। मतलब प्रैग्मेटिज्म। हाँ, एग्जैक्टली। 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाला परिसीमन कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया तो है नहीं। भारत जैसे विशाल देश में डेटा इकट्ठा करना, उसे प्रोसेस करना, इसमें सालों लग जाते हैं। सही बात है। तो अगर लक्ष्य महिलाओं को 2029 के आम चुनावों में 33% आरक्षण देना ही है, तो सरकार के पास इकलौता प्रमाणित और पूरा डेटा सेट 2011 का ही है। इंतजार करने का मतलब था इसे एक और दशक के लिए टाल देना। अच्छा, समझ गया। लेकिन स्रोत में एक और तकनीकी शब्द है, वर्टिकल आधार पर एससी और एसटी आरक्षण। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर कोई बैलेट पेपर देख रहा है तो इस वर्टिकल आधार का असल मतलब क्या होगा? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 100 सीटें हैं, उनमें से 33 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। राइट। हाँ, ठीक है। हाँ। अब संविधान के तहत एससी और एसटी के लिए भी उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण तय है। तो वर्टिकल आधार का मतलब ये है कि उन 33 महिला सीटों के अंदर ही एससी और एसटी महिलाओं के लिए एक सब कोटा होगा। ओहो, मतलब ये कोई अलग से नया आरक्षण नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये महिलाओं के 33% कोटे वाले बाल्टी के अंदर का ही हिस्सा है। इसे लंबवत या वर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समग्र सीटों पर क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप से लागू होने के बजाय एक विशिष्ट श्रेणी के भीतर लागू होता है। राइट। और जाहिर है इसके लिए संविधान में बदलाव करने होंगे। स्रोत बताता है कि 16 से 18 अप्रैल के बीच एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। हाँ, जिसमें 2 बिल पेश होंगे, संविधान संशोधन बिल और परिसीमन अधिनियम संशोधन बिल। और इसमें अनुच्छेद 81, 82 और 170 का जिक्र है। ये इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तीनों अनुच्छेद इस पूरी प्रक्रिया की कानूनी रीढ़ है। देखो, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना तय करता है। अब सीटें बढ़ रही हैं तो इसे बदलना ही होगा। और अनुच्छेद 82? वो हर जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन की बात करता है, जिसे 2001 में ही 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था, उसे अनफ्रीज करना होगा। और अनुच्छेद 170 यही काम राज्य विधानसभाओं के लिए करता है। वाह, तो इन बदलावों के बिना कुछ नहीं हो सकता। खैर, यहाँ एक बहुत दिलचस्प अभ्यास प्रश्न यानी एमसीक्यू दिया गया है। जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ट्रिकी हो सकता है। हाँ, ये सीधे टाइमलाइन वाले कंफ्यूजन को टारगेट करता है। बिल्कुल। इसमें 3 कथन हैं। पहला, लोकसभा की सीटें 816 होंगी, जिनमें 273 महिलाओं के लिए होंगी। दूसरा, ये 2029 तक लागू हो जाएगा। और तीसरा कथन है कि मूल 106वें संशोधन में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की आवश्यकता थी। और यहीं परीक्षक ने जाल बिछाया है। पहले दोनों कथन बिल्कुल सटीक है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि मूल संशोधन में साफ लिखा था कि परिसीमन उस अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के आधार पर होगा, और वो पहली जनगणना 2027 में प्रस्तावित थी, ना कि 2011 में। राइट। तो इसलिए उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। एग्जैक्टली। इससे पता चलता है कि सिर्फ रटना काफी नहीं है, मूल भाषा को समझना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल सही कहा। अब अगर हम इस बड़े राजनीतिक बदलाव को देखें तो चुनाव कराने के लिए भारी मैन पावर चाहिए, और यही मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, जो हमारा दूसरा विषय है। हाँ, जहां चुनावी ड्यूटी सीधे पर्यावरण के नियमों से टकराती है। राइट। स्रोत के अनुसार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की कोलकाता बेंच ने असम सरकार के एक आदेश पर स्टे लगा दिया है। असम सरकार 1600 असम वन सुरक्षा बल के जवानों को चुनाव ड्यूटी में लगा रही थी। यहाँ असम सरकार का तर्क सुनने लायक था। उनका कहना था कि ये जो एएफपीएफ के जवान है, ये फॉरेस्ट स्टाफ नहीं है, बल्कि एक सशस्त्र बल। हाँ, सरकार का यही तर्क था। लेकिन एनजीटी ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का हवाला देकर इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन ये तो ऐसा हुआ कि अस्पताल में स्टाफ की कमी होने पर आप हार्ट सर्जन को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भेज दें। पर मेरा एक तीखा सवाल है। हाँ, पूछिए। चुनाव इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, क्या उसके लिए पर्यावरण कानूनों में कुछ हफ्तों की ढील देना व्यावहारिक नहीं है? एनजीटी इतना सख्त क्यों है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बात सिर्फ कुछ हफ्तों की नहीं है। एनजीटी सिस्टमैटिक रिस्क को देखता है। मतलब जंगल रातों रात तो खत्म नहीं होंगे ना? नहीं, पर शिकारियों और लकड़ी माफियाओं के लिए कुछ हफ्तों की छूट ही काफी होती है। 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था, जिसके तहत 2002 का कानून बना। अच्छा। एनजीटी का काम यही देखना है कि प्रशासनिक जरूरतों के नाम पर इन वैधानिक दायित्वों को नजरअंदाज न किया जाए। चुनाव के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री है। अगर वन रक्षकों को हटाएंगे तो ये एक खतरनाक मिसाल बन जाएगी। समझ गया। अब स्रोत में एनजीटी से जुड़े कुछ बहुत ही तकनीकी अभ्यास प्रश्न हैं। पहला प्रश्न एनजीटी और सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच का अंतर पूछता है। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। इसमें पहला कथन कहता है कि एनजीटी एक अधिनियम द्वारा बना है, जबकि सीपीसीबी कार्यकारी आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है। और ये एक क्लासिक ट्रैप है। सीपीसीबी कोई कार्यकारी आदेश से नहीं बना है। ये एक वैधानिक निकाय है जो 1974 के वाटर एक्ट के तहत स्थापित हुआ था। तो पहला कथन पूरी तरह गलत हो गया। बिल्कुल, दोनों ही संस्थाएं संसद के अधिनियमों से बनी है। और इसका दूसरा कथन है कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय देता है, जबकि सीपीसीबी नदियों की सफाई और वायु गुणवत्ता पर काम करता है। ये बिल्कुल सही है। एनजीटी मुकदमों की सुनवाई करता है और सीपीसीबी प्रदूषण के मानक तय करता है। तो इसका उत्तर होगा केवल 2। राइट। अब एक और प्रश्न है जो पूछता है कि एनजीटी एक्ट 2010 को संविधान के किस प्रावधान के तहत बनाया गया? विकल्प हैं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 275(1) और अनुच्छेद 243(a). इसका सीधा उत्तर अनुच्छेद 21 है, यानी जीवन का अधिकार। मतलब साफ हवा और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जीने के अधिकार में साफ पर्यावरण भी आता है। बाकी के दोनों विकल्प सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए हैं। वाह। और एक आखिरी प्रश्न जो अधिकार क्षेत्र को लेकर है, क्या एनजीटी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के मामले में उच्च न्यायालयों के अधीन काम करता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एनजीटी कोई समानांतर सुप्रीम कोर्ट नहीं है। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में ये उच्च न्यायालयों के अधीन ही आता है। तो मतलब हम एनजीटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारे संविधान में शक्तियों के संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, तो जिस तरह स्थानीय प्रशासन में चुनाव उथल-पुथल मचाते हैं, उसी तरह वैश्विक घटनाक्रम हमारी अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मचाते हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मौद्रिक नीति में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा है, और इसका कारण पश्चिम एशिया, विशेष रूप से ईरान युद्ध का तनाव बताया गया है। यहाँ आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने सर्वसम्मति से रुको और देखो की नीति अपनाई है, क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9% और मुद्रास्फीति 4.6% अनुमानित है। अगर मैं इसे थोड़ा विजुलाइज करूं तो आरबीआई एक कार के स्टीयरिंग व्हील पर है। वो ब्रेक दबाकर अर्थव्यवस्था को धीमा नहीं करना चाहता, पर एक्सेलरेटर भी नहीं दबा रहा। हाँ, क्योंकि सामने मिडिल ईस्ट के तनाव का घना कोहरा है। राइट। पर आम लोगों की भाषा में समझाइए, ईरान में गिर रहे बम भारत में महंगाई कैसे बढ़ा सकते हैं? और ये हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या फर्क है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखो, जब मिडिल ईस्ट में तनाव होता है तो कच्चे तेल की सप्लाई चेन प्रभावित होती है। तेल महंगा होगा तो भारत में ईंधन महंगा होगा, और उससे माल ढुलाई यानी फ्रेट की लागत बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। इसे सेकेंड राउंड इफेक्ट कहते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब ट्रक से सब्जियां, कपड़े, सीमेंट बाजार पहुंचेंगे तो सब महंगा हो चुका होगा। समझ गया। और वो इन्फ्लेशन वाला पॉइंट? हाँ, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन वो है जो अखबारों में छपता है। इसमें सब कुछ शामिल है, खाना, ईंधन, जिनकी कीमतें रोज बदल सकती हैं। तो कोर इन्फ्लेशन क्या है? अगर आप हेडलाइन वाली बाल्टी से खाने और ईंधन को निकाल दें तो जो बचता है वो कोर इन्फ्लेशन है। ये अर्थव्यवस्था की अंदरूनी और जिद्दी महंगाई है। ओह,
तो आरबीआई की चिंता ये है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कहीं कोर इन्फ्लेशन में ना रिसने लगे। बिल्कुल सही पकड़े आप। राइट। अब स्रोत में एमपीसी के बारे में एक अभ्यास प्रश्न है। इसमें 3 दावे हैं। पहला, एमपीसी बेंचमार्क दरें तय करता है। दूसरा, ये 12 सदस्यों का निकाय है। और तीसरा, ये वित्त मंत्री की अध्यक्षता में काम करता है। जो लोग एमपीसी को समझते हैं वो तुरंत पकड़ लेंगे कि दूसरा और तीसरा कथन गलत है। 2016 में कानून बदलकर इसे 6 सदस्यों की समिति बनाया गया था। अच्छा, 12 नहीं, 6 सदस्य। हाँ, जिसमें 3 आरबीआई से और 3 सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। और इसकी अध्यक्षता हमेशा आरबीआई गवर्नर करते हैं, वित्त मंत्री नहीं। तो सिर्फ पहला कथन सही है। राइट। एग्जैक्टली। इसी सेक्शन में यूपीएससी 2024 का एक बहुत ट्रेंडी सवाल है डिजिटल रुपया पर। ओहो, ये तो बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, इसमें 4 बातें हैं। ये सॉवरन करेंसी है, ये आरबीआई की बैलेंस शीट पर लायबिलिटी है, इसे मुद्रास्फीति के खिलाफ बीमित किया गया है और यह नकद में परिवर्तनीय है। देखो, लोग डिजिटल रुपए को अक्सर क्रिप्टो करेंसी समझ लेते हैं, पर यह सिर्फ हमारे कागजी नोट का डिजिटल रूप है। तो ये सॉवरन करेंसी है, कथन एक सही। और बैलेंस शीट वाला? हाँ, कोई भी केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है तो वो प्रॉमिस टू पे यानी देनदारी होती है, तो कथन 2 भी सही। और आप इसे कैश में बदल सकते हैं, तो कथन 4 भी सही। वेट, पर कथन 3 का क्या ये महंगाई से बचाएगा? बिल्कुल नहीं। दुनिया की कोई भी केंद्रीय मुद्रा महंगाई के खिलाफ बीमित यानी इंश्योर्ड नहीं होती। महंगाई बढ़ेगी तो डिजिटल रुपए की वैल्यू भी घटेगी, इसलिए कथन 3 गलत है। समझ गया। उत्तर होगा 1, 2 और 4। अब एक और सवाल विस्तारवादी मौद्रिक नीति यानी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी पर है। सवाल है कि आरबीआई इसके लिए क्या नहीं करेगा। विस्तारवादी नीति का मतलब है बाजार में पैसा बढ़ाना। पैसा तब बढ़ेगा जब लोन सस्ते होंगे। राइट। तो अगर आरबीआई मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी एमएसएफ दर को बढ़ा देता है तो बैंकों के लिए पैसा लेना महंगा हो जाएगा। ये तो संकुचनकारी नीति हुई। मतलब आरबीआई एमएसएफ दर को बढ़ाने का कदम कभी नहीं उठाएगा। तो उत्तर केवल 2 होगा। बिल्कुल सही। और एपीएससी सीसीई 2024 का एक आखिरी प्रश्न, रेपो रेट का अर्थ क्या है? मुझे लगता है इतनी चर्चा के बाद ये बहुत आसान है। हाँ, बिल्कुल। ये वह दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए पैसा उधार देता है। विकल्प सी। एग्जैक्टली। पूरी अर्थव्यवस्था इसी दर के इर्द गिर्द घूमती है। तो आज हमें स्रोत सामग्री का सच में गहन विश्लेषण किया। हमने देखा कि कैसे 816 सीटों के लिए 2011 का डेटा एक मजबूरी है। हमने समझा कि कैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट चुनाव ड्यूटी पर भारी पड़ता है और कैसे मिडिल ईस्ट की अस्थिरता आरबीआई को वेट एंड वॉच मोड में डाल देती है। राइट। लेकिन इन सब पर चर्चा करने के बाद एक बहुत गहरा विचार दिमाग में आता है। वो क्या? देखो, आज हम राजनीतिक परिसीमन के लिए जनसंख्या के आधार वर्ष को बदल रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और वैश्विक युद्ध अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रहा है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है, भविष्य में जब भारत की जनसांख्यिकी पूरी तरह से बदल जाएगी तो क्या हमें सिर्फ राजनीतिक सीटों का ही परिसीमन करना होगा या फिर संसाधनों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने के लिए हमें एक बिल्कुल नए तरह के सामाजिक और आर्थिक परिसीमन की जरूरत पड़ेगी? वाह, ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे कानून, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। खैर, इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत सामग्री को डिकोड करने की हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। सुनने के लिए शुक्रिया।